पुराना किला एक अकेली पहाड़ी पर खड़ा था। वो सबसे पास के गांव से बहुत दूर था। उसकी दीवारें टूट रही थीं, उसके पत्थर कई सालों से गिर चुके थे। नुकीले कांटों वाली जंगली बेलें टूटी हुई दीवारों पर छड़ी थीं, जो हल्की चांदनी में हरे सांपों जैसी दिख रही थीं। खाली आर्चों और अंधेरे भूले हुए कमरों से हवा सिसक रही थी, जिसमें धूल और गीली मिट्टी की महक थी। गांव वाले कहते थे कि सूरज डूबने के बाद किला जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं थी। वो उन परछाइयों की बातें करते थे जो अपने आप चलती थीं। एक दुखी रानी की कहानियां फुसफुसाती थीं, जो अभी भी शांत गलियारों में घूमती थी, सदियों पहले खोई हुई किसी चीज को ढूंढती थी। चांद एक पतली चांदी की हंसी जैसा था, विशाल स्याह आसमान में नीचे की दुनिया को थोड़ी रोशनी देता हुआ। किला तारों के सामने नुकीले बुर्जों और टूटे हुए गुंबदों की एक परछाई जैसा खड़ा था। उसका शानदार दरवाजा, एक बड़ी लकड़ी का गेट, बहुत पहले गायब हो चुका था। अब केवल एक अंधेरा खुला हुआ मेहराब बचा था, किसी बड़े जानवर के मुंह जैसा। अंदर आंगन जंगली घास और खंटीली झाड़ियों से भरे थे, जबकि चमगादड़ दरबार हॉल की ऊंची छतों से चुपचाप फड़फड़ा रहे थे। हवा भारी और शांत थी, जैसे किला अपनी सांस रोके हुए था, रात की गहरी शांति में कुछ होने का इंतजार कर रहा था। हर पत्थर में एक याद छिपी थी और हर अंधेरे कोने में एक राज छिपा था। किले का इतिहास लड़ाइयों और धोखे का था, उन राजाओं और रानियों का जो उसकी सुरक्षात्मक दीवारों के अंदर जिए और मरे थे। लेकिन अब यह दुख और बर्बादी की जगह थी। हवा ही यहाँ की राजा थी और उसका दुख भरा गीत ही खाली हॉलों में गूंजने वाला एकमात्र संगीत था। गांव वाले दूर रहते थे, अपने दादाओं से मिली कहानियों का सम्मान करते थे। वो जानते थे कि कुछ जगहें अतीत से ताल्लुक रखती हैं, और वो समझते थे कि जो लोग पहले जा चुके हैं उनकी आत्माएं कभी कभी वहीं रह जाती हैं, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार या सक्षम नहीं होती। पुराना किला की शांति सुकून देने वाली नहीं थी, यह एक चौकस शांति थी, अनकही बातों से भरी हुई। आप लगभग सदियों का वजन अपने ऊपर महसूस कर सकते थे। यह उस तरह की खामोशी थी जो आपकी अपनी धड़कन को आपके कानों में तेज और जोर से सुनाई देती है। पत्ते की सरसराहट पैरों की आवाज जैसी लगती थी और दूर के उल्लू की आवाज दर्द की चीख जैसी लगती थी। किला जिंदा था, लेकिन जिंदा लोगों की जिंदगी से नहीं। यह अतीत की गूंज से जिंदा था, अपने लंबे और अक्सर दुखद इतिहास के भूतों से। यह ऐसी जगह थी जहां दुनिया के बीच का पर्दा बहुत बहुत पतला महसूस होता था। चार दोस्त पहाड़ी के नीचे पहुंचे। उनकी मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। वहां रोहन था, जो लीडर था, हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। उसे लगता था कि भूतों की कहानियां बस बेवकूफी भरी बातें हैं। उसके बगल में प्रिया खड़ी थी, जिसके हाथ में टॉर्च कांप रही थी। वो बहादुर थी, लेकिन जगह की अजीब खामोशी उसे घबरा रही थी। फिर समीर था, ग्रुप का कहानीकार, जो किले और उसकी भूतिया रानी के बारे में सभी लोकल कहानियां जानता था। वो एक साथ एक्साइटेड और डरा हुआ था। और आखिर में आयशा थी, जो सिर्फ इसलिए साथ आई थी क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसने समीर का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें डर से बड़ी थीं। क्या तुम्हें यकीन है रोहन? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज विशाल रात में एक छोटी सी फुसफुसाहट थी। यहां होना गलत लग रहा है। रोहन बस हंस पड़ा। एक ऐसी आवाज जो शांत हवा में बहुत तेज लग रही थी। पागल मत बनो प्रिया, ये बस पत्थरों का एक पुराना ढेर है। हम अंदर जाएंगे, देखेंगे, और किसी को पता चलने से पहले वापस आ जाएंगे। सोचो, हमारे पास बताने के लिए क्या कहानी होगी। समीर ने अपना चश्मा ठीक किया। उसकी आंखें ऊपर किले की अंधेरी रूपरेखा को स्कैन कर रही थीं। वो कहते हैं कि रानी का भूत आधी रात को मुख्य आंगन में चलता है, उसने कहा। उसकी आवाज एक्साइटमेंट और डर के मिश्रण से भरी थी। वो एक सफेद साड़ी पहनती है और उसकी पायल की आवाज दूर से सुनी जा सकती है। आयशा कांप गई, अपनी शॉल को अपने कंधों पर कसकर खींचा।
मुझे ये पसंद नहीं है, उसने कहा। मेरी दादी ने मुझे अंधेरा होने के बाद कभी भी इस जगह के पास नहीं आने को कहा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ की हवा उदासी से भरी हुई है। रोहन ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए। यह बस हवा है आयशा, और कहानियां बस कहानियां होती हैं, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे खुद भी अपनी रीढ़ की हड्डी में एक छोटी सी सिहरन महसूस हुई। किला करीब से और भी डरावना लग रहा था। उसके अंधेरे मेहराब उन्हें देख रहे थे, उन्हें परछाइयों और भूले हुए दुखों की दुनिया में बुला रहे थे। उन्होंने घुमावदार ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। एकमात्र आवाज उनके अपने पैरों की थी जो ढीली बजरी पर चल रहे थे, और झाड़ियों में झींगुरों की आवाज थी। जैसे जैसे वे प्रवेश द्वार के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और चांदनी लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां डाल रही थी, जो भूतिया आकृतियों की तरह नाच रही थीं और मुड़ रही थीं। प्रिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे आगे के रास्ते पर रखी हुई थी। दोनों तरफ अंधेरे में देखने से डर रही थी। समीर किले के इतिहास के छोटे छोटे टुकड़े फुसफुसाता रहा। उसके शब्द बेचैनी की बढ़ती भावना को बढ़ा रहे थे। केवल रोहन आत्मविश्वास से चल रहा था, हालांकि उसके मन में संदेह का एक छोटा सा बीज उगना शुरू हो गया था। किले की खामोशी अनसेटलिंग थी। वे बड़े मेहराब से गुजरकर मुख्य आंगन में पहुंचे। अंदर की हवा तुरंत ठंडी हो गई और रात की आवाजें गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों, एक ऐसी दुनिया जो जिंदा लोगों से अलग थी। देखा, डरने की कोई बात नहीं है, रोहन ने घोषणा की। उसकी आवाज बंद जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। उसने अपनी तेज टॉर्च पूरे आंगन में घुमाई, टूटी हुई दीवारों और अंधेरी खाली खिड़कियों को रोशन किया, जो खाली आंखों जैसी दिख रही थीं। रोशनी की किरण पत्थर पर नाच रही थी, परछाइयों को उछाल रही थी और पीछे हटा रही थी। ये जगह बाहर से जितनी उन्होंने सोची थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और वीरान थी। प्रिया ने अपनी टॉर्च एक लंबी अंधेरी गली की तरफ की। वहां क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो रानी महल की तरफ जाता है, रानी का महल, समीर ने जवाब दिया। उसकी आवाज सम्मान से धीमी थी। वहीं पर कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आयशा एक कदम पीछे हट गई, अपना सिर हिलाते हुए। मैं वहां नहीं जा रही हूं, चलो बस आंगन में रहते हैं। लेकिन रोहन पहले ही गली की तरफ बढ़ रहा था। कायर मत बनो आयशा, हम इसी के लिए आए हैं। उसने अंधेरे में कुछ कदम बढ़ाए। उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने के चारों ओर गायब हो गई। बाकियों के पास उसके पीछे किले के गहरे हिस्सों में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। गली संकरी थी और हवा नम पत्थर और सड़न की गंध से भरी थी। उनके कदमों की आवाज पत्थरों पर जोर से गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, एक नरम धातु की झंकार। छन छन, ये धीमी थी लेकिन पहचान में आने वाली थी। ये एक ही चांदी की पायल की झंकार जैसी लग रही थी। वे सब जम गए, सुन रहे थे। वह क्या था? आयशा ने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से बड़ी थीं। ये बस हवा है, रोहन ने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। उसने अपनी टॉर्च को वापस गली में चमकाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली अंधेरा और दबी हुई इंतजार करती खामोशी। वे और अंदर बढ़ते गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और करीब। छन छन, ये उनके ठीक आगे एक कमरे से आ रही थी। समीर ने रोहन का हाथ पकड़ा। यह कहानी की आवाज है, उसने सांस ली। रानी की पायल, डर, ठंडा और तेज, उन सबको जकड़ गया। अब तो रोहन भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। यह हवा नहीं थी, ये उनकी कल्पना नहीं थी। गली में उनके साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो बहुत समय से अंधेरे में इंतजार कर रहा था। वे जमे हुए खड़े थे, भागने की इच्छा और आगे क्या है यह देखने की भयानक उत्सुकता के बीच फंसे हुए थे।
रोहन खुद को संभालने की कोशिश करते हुए ने गहरी सांस ली। यह शायद हवा में बजने वाला धातु का कोई ढीला टुकड़ा है, उसने घोषणा की, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने अपनी बात साबित करने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा, उस मेहराब की तरफ जहां से आवाज आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई। उसकी तेज किरण दम घोंट देने वाले अंधेरे में रास्ता बना रही थी। रोशनी एक नक्काशीदार पत्थर के मेहराब पर पड़ी जो शायद एक शाही कक्ष में जाता था। यहाँ की हवा और भी ठंडी थी और पुरानी चमेली के फूलों की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी, एक मीठी और दुख भरी खुशबू जो बर्बादी की इस जगह से ताल्लुक नहीं रखती थी। जैसे ही रोशनी की किरण मेहराब पर पड़ी, उन्होंने उसे देखा। एक परछाई। यह उनमें से किसी की भी परछाई नहीं थी। ये लंबी और पतली थी, एक बहती हुई साड़ी में एक महिला की आकृति। ये मेहराब के बीच में पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी, प्रकाशित पत्थर के खिलाफ शुद्ध अंधेरे की एक आकृति। इसमें कोई विशेषता नहीं थी, कोई पदार्थ नहीं था, लेकिन यह निस्संदेह वहां थी। समूह से एक सामूहिक सांस निकली। आयशा ने एक छोटी दबी हुई सिसकी ली और अपना चेहरा समीर के कंधे में छिपा लिया। प्रिया का हाथ उसके मुंह पर चला गया। उसकी आंखें भयानक आकृति पर टिकी थीं। पायल की आवाज बंद हो गई थी। अब केवल खामोशी थी, एक भारी भयानक खामोशी। रोहन की बहादुरी आखिर बिखर गई। वह जमा हुआ खड़ा था, उसकी टॉर्च कसकर उसके हाथ में पकड़ी हुई थी। परछाई हिली नहीं, ये बस वहीं खड़ी थी, भूले हुए कक्ष के मुहाने से उन्हें देख रही थी। ये प्राचीन और इतनी गहरी उदासी से भरी लग रही थी कि उसने उनके आसपास की हवा को भी ठंडा कर दिया था। उसकी मुद्रा में कोई खतरा नहीं था, केवल एक गहरी और शाश्वत उदासी थी। यह किसी खोए हुए की उपस्थिति थी, हमेशा के लिए दुनिया के बीच फंसी हुई, अपने बर्बाद घर के हॉलों में अंतहीन रूप से चलती हुई। दोस्तों ने बोलने या यहाँ तक कि तेज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। डर रहे थे कि कोई भी आवाज इस नाजुक भयानक जादू को तोड़ सकती है। फिर जितनी धीरे से वह दिखाई दी थी, परछाई फीकी पड़ने लगी। वह चली नहीं गई या पल भर में गायब नहीं हुई, वह बस धुएं की तरह हवा में घुल गई, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा सिवाय खाली चांदनी से भरे मेहराब के। एक लंबे पल तक कोई नहीं हिला। चमेली की खुशबू अभी भी थी, जो उन्होंने अभी देखा था उसकी एक भूतियां याद दिला रही थी। स्थिति की वास्तविकता उन पर टूट पड़ी। कहानियां सच थीं, किला खाली नहीं था। उन्होंने गहरी उदासी की जगह में घुसपैठ की थी और वे उसके अकेले भूतियां रखवाले के सामने आ गए थे। रोमांच का मजा चला गया था, उसकी जगह एक कच्चा आदिम डर था। एक भी शब्द कहे बिना वे मुड़े और भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अंधेरी गलियों से भागते रहे, उनके पैर ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर फिसल रहे थे। डर ने उन्हें ऐसी गति दी जो उन्हें पता भी नहीं थी कि उनमें थी। वे रानी महल से बाहर निकले और मुख्य आंगन की सापेक्ष सुरक्षा में आ गए। चांद यहाँ ज्यादा चमकीला लग रहा था, कम डरावना। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकल गए और पहाड़ी से नीचे जाने वाले रास्ते पर नहीं आ गए। ठंडी रात की हवा उनके फेफड़ों में भर गई, लेकिन वह मेहराब में परछाई और चमेली की लिंगरिंग खुशबू की ठंडी याद को मिटा नहीं सकी। वे पहाड़ी से नीचे गिरे। उनकी पहले की बकबक एक भारी डरी हुई खामोशी में बदल गई थी। उनमें से हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, उस पल को दोहरा रहा था जब परछाई दिखाई दी थी। रोहन, जो संदेहवादी था, सबसे ज्यादा हिला हुआ था। वह एक सस्ते रोमांच की तलाश में आया था और उसे इसके बजाय कुछ गहरा और भयानक मिल गया था। उसने एक किंवदंती के चेहरे पर देखा था और उसे सच पाया था। समीर कहानीकार के पास अब अपनी एक कहानी थी, लेकिन उसमें उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। वह समझ गया कि कुछ कहानियां जीने के लिए नहीं होती। प्रिया और आयशा बस घर जाना चाहती थीं, किले की दुख भरी खामोशी से बहुत दूर। वे अपनी मोटरसाइकिलों तक पहुंचे। आधुनिक मशीनें प्राचीन भूतिया पहाड़ी के खिलाफ अजीब लग रही थीं। उन्होंने इंजन स्टार्ट किए। तेज गर्जना ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। जैसे ही वे तेजी से चले,
उनमें से किसी ने भी पुराना किला की तरफ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। किला अपनी अकेली पहाड़ी पर शांत और अंधेरा खड़ा था, एक बार फिर अपनी यादों और अपने दुखद फुसफुसाते भूत के साथ अकेला। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। इसने उनके बीच एक बंधन बना दिया था, एक साझा राज जिसे वे अपने बाकी जीवन भर साथ रखेंगे। वे जानते थे कि वे इसके बारे में किसी और से कभी बात नहीं करेंगे। कौन उन पर विश्वास करेगा? गांव वापस जाने की सवारी शांत थी। उनके पास से सीटी बजाती हवा, एक चांदी की पायल की अकेली दुख भरी झंकार की याद को मिटा नहीं सकी। वे किले में बेफिक्र युवाओं के रूप में एक बेवकूफ़ी भरी शर्त पर गए थे। वे ऐसे लोगों के रूप में लौटे जिन्होंने दूसरी दुनिया के किनारे को छुआ था, परछाइयों और दुख की दुनिया। पुराना किला में रात खत्म हो गई थी, लेकिन खामोशी और अकेली परछाई की छवि उनका पीछा करेगी। उनके दिमाग के पीछे एक शांत भूतिया उपस्थिति के रूप में कई कई सालों तक। किले ने अपने राज रखे और वे अब उसकी शाश्वत हॉन्टिंग खामोशी का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले गए थे।